आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। भारत और मालदीव के दरमियान बदउनवानी से निपटने, अदलिया, नौजवानों और खेलों के शोबों समेत कई मफाहमतनामों पर हुए दस्तखत। वजीर आजम मोदी ने मालदीव को अपना नजदीकी पड़ोसी और करीबी दोस्त करार दिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की क़यादत में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासिरा रियासतों के वज़राए आला के साथ जायजा मीटिंग। मार्च 2026 तक बाएं बाजू की इंतहा पसंदी के खतरे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का किया अहद। CBI ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के ट्रेनी डॉक्टर के समंदरी और कत्ल केस में चार्जशीट की दाखिल। कोलकाता की सियालदा कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल। शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड में गैरकानूनी दरअंदाजी के मामले पर हेमंत सोरेन हुकूमत को बनाया निशाना। NRC नाफिज करने की कही बात। रियासत में रोटी, बेटी और मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के मसले पर होंगे इंतखाबात। और मेडिसिन में 2024 के नोबेल इनाम का ऐलान। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकॉन ने माइक्रो RNA की दरियाफ्त और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में ताउन के लिए लिया अवार्ड। अहम सुर्खियों के बाद खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने हमेशा ही मालदीव के लिए पहले जवाब दहिंदे का किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म मोदी ने नई दिल्ली में मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ो के साथ वफ़द सतह की बातचीत के बाद एक मुश्तरका प्रेस बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया है कि भारत ने हमेशा पड़ोसी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। उन्होंने कहा कि भारत ने मालदीव के लोगों को ज़रूरी अशिया फराहम की, कुदरती आफात के दौरान पीने का पानी फराहम किया और कोविड के दौरान वैक्सीन भी फराहम की। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत और मालदीव के ताल्लुकात सदियों पुराने हैं। भारत मालदीव का नज़दीकी पड़ोसी और दोस्त है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी पड़ोसी पहले पॉलिसी और सागर विजन में भी मालदीव का एक अहम मकाम है। वज़ीर आज़म मोदी ने सदर डॉक्टर मुइज़्ज़ो के साथ मालदीव में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के रनवे का अमली तौर पर इफ्तिताह किया। मालदीव में रुपे कार्ड की अदायगी भी शुरू की गई। वज़ीर आज़म मोदी और डॉक्टर मुइज़्ज़ो ने इस तरह का पहला लेन देन किया। दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मफाहमतनामों पर भी दस्तखत किए गए हैं, जिनमें इंसदाद बदउनवानी, अदलिया, नौजवानों और खेल के शोबे शामिल हैं। मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं और भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन ने मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है इन दोनों में। भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है, चाहे मालदीव के लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत पूरा करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है। और अपने बयान में डॉक्टर मुइज़्ज़ो ने कहा है कि उन्होंने और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दोनों ममालिक के कामयाब तरक्की के सफ़र पर तफसील से तबादला ख्याल किया। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तक़बिल में ताउन का खाका भी पेश किया। डॉक्टर मुइज़्ज़ो ने कहा कि दोनों फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की समत का तयन करने के लिए एक जामे विजन दस्तावेज़ पर भी इत्तफ़ाक़ किया है। मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज़्ज़ो ने आज़ाद तिजारती मुआहदे के हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान नतीजा-ख़ेज़ बातचीत पर इत्मीनान का इजहार किया। We look forward to concluding the free trade agreement with India, which will enable us to harness the full economic potential
between our countries and to increase Indian investments in both our tourism and various sectors of development. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज़्ज़ो ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। वज़ीर आज़म मोदी और मालदीव के सदर के दरमियान मुलाकात के दौरान कई अहम मसाइल पर बातचीत हुई। मालदीव के सदर इन दिनों भारत के 5 रोज़ा दौरे पर हैं। बाद में दोनों रहनुमाओं की मौजूदगी में वफ़द सतह की बातचीत भी हुई। इससे कबल मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज़्ज़ो को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बाज़ाब्ता तौर पर मुइज़्ज़ो का खैर मक़दम किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। मालदीव के सदर राजघाट गए और बाबा कौम महात्मा गांधी की समाधि पर खराज अक़ीदत भी पेश किया। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दाखिला और ताउन के मरकजी वजीर अमित शाह ने बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासरा रियासतों के वज़राए आला के साथ एक जायजा मीटिंग की। अमित शाह ने अपने खिताब में वजीर आज़म मोदी के 2047 तक विकसित भारत बनाने के अज़्म को दोहराया। अमित शाह ने कहा कि अगर तरक्की को आखिरी आदमी तक पहुंचाना है तो नक्सलिज्म को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की जनता के सामने 2047 तक विकसित भारत का उद्देश्य रखा है। अगर ट्राइबल क्षेत्र में दूर दराज के गांवों तक, दूर दराज की व्यक्तियों तक सभी मायनों में विकास को पहुंचाना है तो उसके खिलाफ सबसे बड़ा हर्डल कोई है तो ये नक्सलवाद है। अंतिम व्यक्ति तक अगर विकास पहुंचाना है तो हमें नक्सलवाद को पूर्णतः निर्मूल करना पड़ेगा। और अमित शाह ने तमाम नौजवानों से मेन स्ट्रीम में वापस आने की अपील की और कहा कि अब तक 13,000 से ज्यादा लोग हथियार छोड़ चुके हैं। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। यहां पर जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर ये नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास में आपका योगदान दीजिए। और वजीर दाखिला ने कहा कि बाएं बाजू की इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग आखिरी मरहले में है। मुल्क मार्च 2026 तक इस मसले से निजात हासिल कर लेगा। वामपंथी उग्रवाद की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। अब हमें एक अंतिम प्रहार करने की जरूरत है, फाइनल पुश की जरूरत है। अगली खबर, बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस लीडर नासिर हुसैन पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि वक्फ बोर्ड को जायदादों पर लामहदूद इख्तियारात हासिल हों और मुकदमात ट्राइब्यूनल में फंसे रहें। कांग्रेस की मंशा बिल्कुल साफ है।
वो एक तो चाहती है कि एक स्पेशल प्रिविलेज और राइट वक्फ बोर्ड के पास रहे कि असीमित अधिकार, जो प्रॉपर्टी चाहिए उसको वो उसको क्लेम कर ले, मामला ट्राइब्यूनल में लटका रहे और ऐसे ही वो संपत्तियों को हड़पती रहे। और यदि इसमें कोई संशोधन किया जाए तो नासिर हुसैन और कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के प्री कंडीशन लगाती है जिससे कि वो चाहती है कि भारत में हिंदुओं के मंदिरों का कब्जा गैर हिंदुओं के पास चला जाए। अगली खबर मगरबी बंगाल से। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर किस्मत दरी और कत्ल के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोलकाता की सियालदह कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल की गई है। सीबीआई केस की तहकीकात जारी रखे हुए है। और आने वाले त्योहारों के पेश नज़र उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और दीगर महकमों के सीनियर अफसरान के साथ नज़्म और नस्ख की सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने कहा कि हर मज़हब और फ़िरक़े के अक़ीदे का एहतराम किया जाना चाहिए। हर शहरी के दिल में अजीम शख्सियात के तई एहसान मंदी का जज्बा होना चाहिए, लेकिन इसे ज़बरदस्ती किसी पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला ने कहा कि अगर कोई शख्स अक़ीदे के साथ खेलता है, अजीम इंसानों, देवताओं, फ़िरक़ों वगैरह के अक़ीदे के ख़िलाफ़ नाज़िबा तबसरा करता है तो उसे कानून के दायरे में लाकर सख्त सज़ा दी जाएगी। ताहम तमाम मज़ाहिब फ़िरक़ों के लोगों को एक दूसरे का एहतराम करना होगा। वज़ीर आला ने कहा कि एहतजाज के नाम पर लाक़ानूनियत, तोड़ फोड़ या आतिशज़नी कबूल नहीं। जो भी ऐसा करने की जुर्रत करेगा उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। वज़ीर आला ने पुलिस इंतज़ामिया को हिदायत दी है कि हर ज़िला और हर पुलिस स्टेशन को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि शारदीय नवरात्रि, विजयदशमी का त्यौहार खुशी, अमन और खुशगवार माहौल में मनाया जाए। माहौल ख़राब करने वालों की निशानदही करें और सख्त कार्रवाई करें। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। ख़वातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फुट पेट्रोलिंग और PRV 112 पेट्रोलिंग को तेज़ किया जाए। उन्होंने कहा कि ख़वातीन और बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत को यकीनी बनाया जाए। इसके लिए तमाम महकमे मिलकर काम करें। 10 रियासतों की किसान तंजीमों के नुमाइंदों और किसानों ने पीर को ज़राअत किसानों की बहबूद के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान के साथ मीटिंग की, जिसके बाद मरकज़ी वज़ीर ज़राअत ने कहा कि किसानों के साथ होने वाली बातचीत नतीजा खेज़ रही है और उन्होंने बहुत सी चीज़ों का गहराई से मुताल्ला किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है कि ज़राअत के शोबे की हालत बेहतर हो। मरकज़ी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान हर हफ्ते मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के किसानों से मुलाकात करते हैं ताकि उनसे बराह रास्त राब्ता कायम हो सके। बहुत सार्थक चर्चा हुई है। हम लोगों ने गहराई से कई चीज़ों का अध्ययन किया है और जो किसानों के मुद्दे सामने आए हैं उनमें से दोनों प्रकार के हैं। कुछ राज्य सरकार से संबंधित है, राज्य सरकारों से, कुछ केंद्र सरकार से संबंधित है। उन पर गहराई में जाके विचार करके और किसान कैसे आगे बढ़े और कृषि क्षेत्र की हालत कैसे ठीक हो, इसका कृषि मंत्री के नाते मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। प्रधानमंत्री जी किसान हितैषी है और ये जो संवाद है, ये संवाद समस्याओं को समझने में बहुत मदद करता है। इससे कबल मीडिया से बातचीत करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड के लिए बीजेपी का तफसीली संकल्प पत्र जल्द आने वाला है। उन्होंने कहा कि इंतखाब किसी को वजीर आला बनाने या इख्तिदार दिलाने का इंतखाब नहीं है, बल्कि ये इंतखाब झारखंड को बचाने का इंतखाब है। उन्होंने कहा कि हमारा अज़्म है कि इन तीनों रोटी, बेटी और मिट्टी की हिफाजत करें। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बांग्लादेशी दरअंदाजों की वजह से झारखंड की आबादी तेज़ी से बदल रही है। संथाल परगना में कबायली आबादी पहले 44% थी, आज ये घटकर 28% रह गई है। शिवराज सिंह चौहान ने मजीद कहा कि वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन की मखलूत हुकूमत दरअंदाजों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। रियासत में दरअंदाजी को रोकने के लिए हम झारखंड में NRC नाफिज करेंगे और दरअंदाजी करने वालों को भगा दिया जाएगा। तेजी से जारी है क्योंकि इस वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन की सरकार उनको घुसवा रही है, यहाँ के रोजगार के अवसर कम कर रहे हैं। इसलिए रोटी मतलब रोजगार, माटी मतलब हमारी धरती पर घुसपैठियों का कब्जा ना हो, और बेटी
ये तीनों बचाना ये हमारा संकल्प है और इसके लिए हम झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि वजीर आजम ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ताउन को शिनाख्त दी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आइन पर मुसलसल हमला करने का भी इल्जाम लगाया। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो भी काम हुए हैं उसको अगर पहचान दिलाया है तो मोदी जी ने ही पहचान दिलाया है। सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा ये मोदी जी ने ही कराया है। कांग्रेस पार्टी ने संविधान को लगातार प्रहार किया और 1975 में तो संविधान को बिल्कुल हत्या कर दिया था। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा कि वो बैरूनी सरजमीन पर मुल्क की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर आइन को तब्दील करने का इल्जाम लगाते हैं। उन्होंने इस पर एतराज़ करते हुए कहा कि अगर कोई आइन की हिफाजत कर सकता है तो वो मोदी जी हैं। आज राहुल गांधी जैसे लोग जो संविधान को मानते ही नहीं हैं, वो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के भारत विरोधियों के जाल में फंस गए और वहाँ से फिर भारत को नुकसान पहुँचाने वाले बात करते हैं और मोदी जी को, हमारे सरकार को बदनाम करते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। तो मैं बहुत ही इसको घोर आपत्ति दर्ज करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि संविधान का रक्षा अगर कोई कर सकता है तो मोदी जी ही कर सकता है और संविधान को लोगों को पढ़ाने का काम भी मोदी जी ने ही किया है। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने आसाम में 400 नौजवानों को तकरीरी नामा तकसीम किया। इस वक्त बहुत से नौजवानों की भर्ती का अमल जारी है। वजीर आला का कहना है कि उनकी हुकूमत के 5 साल मुकम्मल होने पर 1,70,000 नौजवानों को तकरीरी नामा मिलेगा। हम आज भी 400 युवाओं को नियुक्ति दिया हूँ। कुल मिला के हमारे सरकार की समय नियुक्ति प्राप्त करने वाला युवा युवतियों का संख्या 1,25,000 क्रॉस कर चुका है। लगभग 40,000 पोस्ट का नियुक्ति प्रक्रिया अभी भी चल रहा है। हम चुनाव का समय 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन मेरा लगता है कि जब हम 5 साल पूरा करेगा तब तक हमारा नियुक्तियों का संख्या 1,70,000 तक स्पर्श करेगा। असम में कभी भी इतना बड़ा नियुक्ति नहीं हुए थे। और जम्मू कश्मीर के असेंबली के नताइज के लिए हर पार्टी की अपनी तैयारियां हैं। बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से सीनियर लीडरों के साथ मीटिंग की है। उन्होंने रियासत में बीजेपी की हुकूमत बनाने का दावा भी किया। भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की गिनती के लिए अपने अपने काउंटिंग एजेंट्स के साथ हमने चर्चा की है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 35 के करीब अपनी सीटें हम जीतेंगे और जो बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और जो छोटे राजनीतिक दल हैं उनके साथ मिलकर हम इस स्थिति में होंगे कि हमारी सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के नताइज कल आने वाले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि अगर हमें ज़रूरत ना भी हो तब भी हम पीटीपी को साथ ले लेंगे क्योंकि हमें एक साथ चलना है। अगर हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी हम तब भी लेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने चलना है, इकट्ठे चलना है। मैं उनका शुक्रिया करता हूँ, दिल से शुक्रिया करता हूँ कि हम लोग इकट्ठे रियासत को बनाने की कोशिश करेंगे। साबिक मरकजी वजीर लालू प्रसाद यादव और उनके 2 बेटों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव समेत तमाम मुलजिमीन को नौकरी के बदले ज़मीन मामले में जमानत मिल गई है। तमाम मुलजिमों को उनके पासपोर्ट और 1-1 लाख रुपए की ज़मानती मुचलके पर जमा कराने की शर्त पर ज़मानत दी गई है। मामले की अगली समाअत 25 अक्टूबर को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में होगी। 25 अक्टूबर को इल्ज़ामात आयद किए जाएंगे। चार्जशीट और मुतालिका दस्तावेज़ात की जांच पड़ताल के कानूनी अमल को जरा से कब्ल अमल में लाया जाएगा। लालू प्रसाद यादव अपने बेटों के साथ राउज़ एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे।
और मगरबी बंगाल के बीरभूम ज़िले में खैरासौल के करीब कोयले की कान में ज़बरदस्त धमाका हुआ है। इस वाक़े में 7 अफराद की मौत और कम से कम 3 ज़ख्मी हैं। कोयले की कान निजी लीज पर थी। मारूफ सिनतकार और टाटा ग्रुप के साबिक चेयरमैन रतन टाटा को मामूल के चेकअप के लिए मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। रतन टाटा की उम्र 86 साल है। इससे कबल उनका ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से अस्पताल में दाखिल होने की बात की गई थी। इत्तला के मुताबिक उन्हें तशवीशनाक हालत में दाखिल कराया गया है। ताहम रतन टाटा की जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसमें सेहत से मुतालिक खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रतन टाटा का अकाउंट पर इसे रूटीन चेकअप का हिस्सा बताया जा रहा है। साथ ही सेहत के हवाले से कोई अफवाह न फैलाने की भी अपील की गई है। और अब बात करते हैं नोबेल इनाम की। फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन में 2024 के नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया गया है। इस साल का तिब का नोबेल इनाम विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोवकॉन को माइक्रो RNA की दरियाफ्त और ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में ताउन के लिए दिया गया है। और दीगर बैनुल-अक़वामी खबरों में इसराइली फ़ौज और हमास के दरमियान जंग को आज 1 साल मुकम्मल हो गया है। हमास के जंगजुओं ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल में एक बड़ा हमला किया था। हमास के इस हमले में 1200 इसराइली मारे गए थे और तकरीबन 250 अफराद को हमास ने अगवा किया था। आज भी बहुत से इसराइली हमास की कैद में हैं। हमले के फ़ौरन बाद इसराइली फ़ौज ने हमास के खिलाफ हमले शुरू कर दिए। ये बात काबिल ज़िक्र है कि दोनों फरीक़ों के दरमियान अमन और मुआहदे के लिए कई आलमी कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी हैं। इस वक्त भी इसराइल और हमास के दरमियान कशीदगी बढ़ी हुई है। इस बीच लेबनान में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी मुसल्लह तसादुम के दरमियान लेबनान के शहर सन अल-फील में ज़ोरदार धमाका हुआ है। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।